हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आधुनिक भारत में हम पढ़ रहे थे, तो इससे पहले हमने आधुनिक भारत में बहुत सी वीडियोस पढ़ ली है। आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में पढ़ेंगे, माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख नेता और उनके उपनामों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिया है, वेवल योजना पढ़ लिया है, बहुत सी बातें हैं जो हमने पहले पढ़ ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, लिंक पे जा करके। आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है कि अब हमने इसकी ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों से संबंधित वीडियो देखनी है तो आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ करके उन्हें देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आज की एक एक करके उन सभी बातों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में योजना शुरू हुई। तो देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम बात करते हैं। 24 मार्च 1946 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन जो था वो ब्रिटेन से भारत आया था। इस मिशन के अगर अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके अतिरिक्त क्या था कि स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे, ये दो अन्य सदस्य थे। तो अगर बात करी जाए कि अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और उसके अलावा दो अन्य सदस्य भी इसके द्वारा भारत आए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि इस मिशन ने संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से बात करी थी, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी और पूरे देश का बाकी का प्रतिनिधित्व करती थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में बात करते हैं कि परंतु कोई निर्णय नहीं निकल सका। इनसे बात करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकल सका। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो एक ही मांग पर अटकी हुई थी कि हमें तो पाकिस्तान दे दीजिएगा। तो पाकिस्तान की मांग पर मुस्लिम लीग अटकी हुई थी, लेकिन कांग्रेस जो थी वो देश के विभाजन को तैयार नहीं थी, जिसके पश्चात 12 मई 1946 को यह मिशन जो था वो असफल घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, द डायरेक्ट एक्शन डे 1946 के बारे में बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लॉर्ड वेवल ने 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। कांग्रेस ने वेवल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मुस्लिम लीग जो थी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि हमें तो अलग से पाकिस्तान दे दीजिएगा। अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में यह घोषणा करी गई कि जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान को मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में व्यापक हिंसा और रक्तपात हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था, तो 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में व्यापक हिंसा व रक्तपात हुआ और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। कलकत्ता के नोआखाली में दंगा हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे और महात्मा गांधी ने वहां जाकर के फिर अनशन किया था। फिर उसके पश्चात ये नरसंहार जो था ये रुका था और महात्मा गांधी के इस कार्य को देख करके लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि जो कार्य 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सके वो अकेले महात्मा गांधी ने कर दिया था। और महात्मा गांधी जी को उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके उन्हें संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो है वो वन मैन बाउंड्री फोर्स है। और मौलाना आजाद के अनुसार 16 अगस्त भारत के इतिहास में काला दिन है। क्यों? क्योंकि यह इस दिन सामूहिक हिंसा हुई थी और कलकत्ता महानगर जो है इसमें रक्तपात हुए थे, हत्या हुई थी, भय हुआ था और जो निर्दोष लोग मारे गए थे जिनका कोई दोष भी न था। मात्र एक पाकिस्तान के मांग को लेकर के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ और यह सारा रक्तपात 16 अगस्त को हुआ था।
जिसके पश्चात होता है माउंटबेटन योजना के बारे में। तो माउंटबेटन योजना जो है वो क्या थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो माउंटबेटन योजना 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो उस समय लॉर्ड एटली थे, इन्होंने घोषणा करी कि जून 1948 तक पूर्व अंग्रेजी सरकार भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी और इस कार्य के लिए माउंटबेटन को भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत में अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बन करके भारत आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा प्रकाशित करी थी। देखिएगा, ये प्रकाशित करी गई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन की जो पुष्टि है वो 14-15 जून 1947 में दिल्ली में हुए महासमिति की बैठक में कर दी थी। गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन के प्रस्ताव की पुष्टि के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है, कि या तो हम पाकिस्तान दें या फिर हम आत्महत्या करें, इन दोनों में से हमने एक बात को चुनना है। और माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था, जिसके पश्चात देश का विभाजन जो था वो कर दिया गया था। मुस्लिम लीग इसी बात पर अड़ी रही कि देश का विभाजन किया जाए और अंत में अपनी इस बात को मनवा करके वो मान ली थी। मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने विभाजन का विरोध भी किया था लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विवश होकर के विभाजन को जो है वो स्वीकार कर लिया था। बंगाल, पंजाब में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक कमीशन के अधीन रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता करी थी रेडक्लिफ ने। और बता रहे थे, यहां से एक प्रश्न और भी आता है कि रेडक्लिफ रेखा जो है वो किन दो देशों को अलग करती है या किन दो देशों को मिलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है जो कि इन दोनों देशों को अलग करती है। क्यों? क्योंकि ये जो कमीशन था उसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ ने करी थी, जिसने कि पंजाब में और भारत और पाकिस्तान के अलग अलग से जिलों को बांटा था। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन को हिंदू महासभा ने काले दिवस के रूप में मनाया था। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी जो थी वो उस समय ब्रिटेन में सत्ता में थी। और उसके पश्चात भारत विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो भारत विभाजन के सिद्धांत को सबसे पहले चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, CR गोपालाचारी ने स्वीकार किया था। और इंग्लैंड की सरकार ने 16 जुलाई 1947 को इस प्रस्ताव को पास कर दिया। मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में सुचेता कृपलानी द्वारा गाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो मैंने बताई। और 15 अगस्त को दो डोमेनियन जिसमें भारत और पाकिस्तान में भारत को बांट दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अंग्रेज अवश्य ही भारत को छोड़ेंगे, लेकिन कैसे भारत को छोड़ेंगे, कितना दुख भरा भारत को छोड़ेंगे, जब सदियां पुरानी उनके शासन की धारा अंत में सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितने दलदल और कितने कीचड़ को छोड़ जाएंगे। ये सारी बातें कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ उपनाम के बारे में। जैसे सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के उपनाम, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, मलंग बाबा कहा था खुदाई खिदमतगार ने, बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस चर्चिल ने कहा था, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जादूगर कहा था शेख मुजीब उर रहमान ने। और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नेता और उनके उपनामों की। जैसे महात्मा गांधी के उपनाम थे राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा गांधी, ये सारे जो उपनाम थे महात्मा गांधी के थे। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य नाम से प्रसिद्ध थे या भारत का बेताज बादशाह के नाम से वो प्रसिद्ध थे। मदन मोहन मालवीय जो थे वो महामना के नाम से प्रसिद्ध थे। चित्तरंजन दास की अगर हम बात करें तो वे देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। लाल बहादुर शास्त्री जी शांति पुरुष के नाम से प्रसिद्ध थे।
जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चाचा के नाम से प्रसिद्ध है, अभी भी हैं ये सब। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और सर सैयद अहमद खान को सर सैयद भी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, और सी आर गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को सीआर या राजा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उसके पश्चात जयप्रकाश नारायणन लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, CF एंड्रूज जो कि दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, और सरोजनी नायडू जो है वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। यहां से आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपने रिवाइज कर लीजिएगा, इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। आज के लिए इतना ही, मां सरस्वती की कृपा बनी रहे, क्योंकि उसके बाद में 2-3 और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो को शेर कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कायदे आजम या मुस्लिम गोखले के नाम से जाने जाते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा के नाम से, गोपाल हरदेशमुख को लोक हितवादी के नाम से, और अंतिम नाम है A.O. ह्यूम जो कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ये सारी बातें मैंने पूजा पब्लिकेशन की पूरी तरह से संशोधित संस्करण से पढ़ाई है, जिसका अगर बारे में कोई भी जानकारी आपको पढ़नी है तो आपके लिए ये नंबर लिखे हैं स्क्रीन पे, आप लोग कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लेगा, कोई भी जानकारी जो है वो आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सिर्फ 2 वीडियो हमारी बची है, उसके पश्चात हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो पूरा प्राचीन भारत से लेकर के पूरा आधुनिक भारत तक का समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको चैनल अच्छा लग रहा है। चैनल अच्छा लगे तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़े। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।